गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पर्यावरण के मुद्दे में वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न कारक वायु प्रदूषण को फैलाने वाले और उस पर नियंत्रण के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़कर जनरल कंट्रोल क्या होता है, सामान्य नियंत्रण। शीशा रहित और सल्फर रहित पेट्रोल के उपयोग के साथ साथ इंजन से कम धुआं उत्सर्जित हो, इसका अगर समुचित उपाय किया जाए तो वायु में गाड़ियों के कारण प्रदूषण जो है वो कम होगा। जैसे कि पेट्रोल में बेरियम यौगिक का मिलना, वाहन स्टार्ट करके ज़्यादा समय तक ना रखा जाए, वाहन की गति धीमी ना हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि बिजली या बैटरी से चालित वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाली गैसों की गुणवत्ता का नियंत्रण होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उद्योग और परिष्करण शालाओं को आबादी से दूर होना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए कि इनसे निकलने वाली गैसों को अलग करने के लिए उपकरण लगाया जाए। उद्योगों की चिमनी हवा में काफ़ी ऊपर होनी चाहिए और इसमें फिल्टर लगा होना चाहिए। डीजल से चलने वाली रेलों की जगह बिजली से चालित रेलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विस्तृत रूप से वन का रोपण करना चाहिए, वनारोपण करना चाहिए, वन लगाना चाहिए और वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे प्रकृति में हरे पौधों की संख्या कम ना हो। ऐसे पौधे लगाना चाहिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्रहण करते हैं, जैसे डाकस कैरोटा, पाइकस फैरिगाटा, फैसियोलस वेलगेरिस। ये सब जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जैसे पाइनस, जुनिपेरस। ये सब प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और हानिकारक प्रभावों के बारे में भी आम लोगों को जानकारी देकर शिक्षित किया जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का जलावन में कम से कम उपयोग करना चाहिए और इसका समुचित उपाय किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक मुख्य कारण है जिसके कारण हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है। लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। ज़्यादातर महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है, जो मुख्यतः विभिन्न प्रकार के वाहनों के प्रयोग और उनकी बढ़ती संख्या के कारण होता है। जैसे दिल्ली के बारे में आपने सुना ही है ना। यहाँ पर वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर ऑड एंड इवन नंबर का प्रयोग करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अगस्त 2003 के रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है और कानपुर का स्थान उसके बाद आता है। ये 2003 का रिपोर्ट है। अभी जो है वो वहाँ के लोग इतने एक्टिव हो गए हैं, इतने सचेत हो गए हैं कि आज अहमदाबाद जो है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर की गिनती में आ रहा है। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की स्थिति में भी चिंताजनक बताई गई है। हैदराबाद, कोचीन, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और चेन्नई में भी प्रदूषण अंतिम स्तर पर पहुंच गया और आज के डेट में दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के चलते अहमदाबाद में प्रतिदिन औसतन 210 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अपशिष्ट पदार्थ वायुमंडल में मुक्त होता था 2003 में, जिसको अब कंट्रोल कर लिया गया है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि बड़े औद्योगिक शहरों में लंबित विविक्त जो पदार्थ हैं और एसओ2 की सांद्रता जो है वो काफ़ी अधिक है। भारत के सभी बड़े शहरों में वाहनों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जैसे जैसे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, वाहनों का जो शौक है, वाहनों की आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है और इन वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि 77.2% होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 7.7% और हाइड्रोजन 13.7% होता है। ये जो है वो वायुमंडल में मुक्त होता है।
स्वचालित वाहनों से में पेट्रोलियम के साथ टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड भी होता है, जो कि कणकीय यौगिकों के रूप में बाहर निकलता है। अभी के अध्ययन से ये पता चलता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर जो है पूरे देश में सबसे अधिक हो गया है। यहाँ पर वाहनों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। पश्चिम बंगाल और गुजरात में मौजूद वाहनों की कुल संख्या दिल्ली से कम है। मतलब राज्य मिलाकर एक दिल्ली से भी कम है। 1990 के एक अध्ययन के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में दिल्ली का स्थान चौथा है, अब तो फर्स्ट हो गया है। इस खतरनाक स्थिति से चिंतित होकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में भारत सरकार को ये निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी सरकारी वाहनों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग होना चाहिए। इसके तहत 2002 के अंत तक दिल्ली के सभी बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया। और इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी गाड़ियों को भी धीरे धीरे हटा लेने का निर्देश दिया। सीएनजी के प्रयोग से पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में प्रदूषक उत्सर्जित होता है, क्योंकि इसका पूर्ण दहन हो जाता है और इसमें पेट्रोल और डीजल की तरह अब मिश्रण की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है, जिसके कारण दिल्ली शहर के वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। सीएनजी के प्रयोग के साथ साथ शीशा रहित और कम सल्फर वाले डीजल और पेट्रोल के प्रयोग से वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सफलता मिली है। ताजा सर्वेक्षणों से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में कार्बन और सल्फर के ऑक्साइडों की मात्रा में भी काफी कमी आई है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार ने नई वाहन नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों या कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल ईंधनों में सल्फर की मात्रा को नियंत्रित रखने और उससे संबंधित वाहन के इंजन के विभिन्न मानक स्तर तय किए गए हैं। यूरो सेकंड मानक के तहत डीजल में सल्फर की सांद्रता 305 ppm, पेट्रोल में इसकी सांद्रता 150 ppm और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% पर सीमित रखना है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि धीरे धीरे इन ईंधनों में सल्फर की सांद्रता को 50 ppm तक लाया जा सके। अभी भारत के मुख्य 11 शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, आगरा, कानपुर, पुणे और सूरत में यूरो 2 के मानक के तुल्य भारत स्टेज सेकंड लागू है। और मानक है ना, इन शहरों के लिए ये तय किया गया था कि 1 अप्रैल 2005 तक सभी स्वचालित वाहनों के लिए उत्सर्जित मानक ब्यूरो 3rd और 1 अप्रैल 2010 तक यूरो 4th के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए और देश के अन्य शहरों में 1 अप्रैल 2010 तक यूरो 2 के मानक स्तर को लागू करने का निर्णय लिया गया है। 1987 में वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम 1981 का संशोधन करके जो आवाज़ है, ज़्यादा आवाज़ है गाड़ियों की, शोर है, उसको वायु प्रदूषण में सम्मिलित किया गया और अनचाही ऊंची आवाज़ को शोर कहा जाता है, हम जानते हैं, है ना, जो अपने कानों को अच्छी नहीं लगती है। इससे होने वाले हानिकारक परिवर्तन को शोर प्रदूषण कहते हैं। तो यातायात के विभिन्न साधन, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, स्टीरियो, कारखाना वगैरह से निकलने वाली कर्कश आवाज़, ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि यदि ध्वनि की गति तीव्र हो तो उसे हम आसानी से सहन नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत तीव्र ध्वनि होने पर हमें अपने कान भी बंद करने पड़ जाते हैं। तीव्र गति वाली ध्वनि न केवल हमारी श्रवण शक्ति का नाश करती है, बल्कि हमारे मस्तिष्क पर और भी हानिकारक प्रभाव ये डालती है। आधुनिक घरेलू उपकरण जैसे कि मिक्सी, एयर कंडीशनर, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, इस सबसे तेज आवाज़ निकलती, ये भी ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। विभिन्न टेक्सटाइल मिल, प्रिंटिंग प्रेस, सुरक्षा सामग्री और वाहन जैसे कि टैंक, रॉकेट, बंदूक, इंजीनियरिंग उद्योग, बुलडोजर,
लॉन मूवर, ट्रैक्टर, ये सब भी ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न स्रोत हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है और जनरली 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि सहन की जा सकती है। जेट हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो 150 डेसिबल की ध्वनि होती है, जो कि हमारे जो सुनने की क्षमता है उससे कई गुना ज़्यादा है। रॉक एंड रोल की ध्वनि जो है वो 120 से 130 डेसिबल की होती है। 80 डेसिबल की ध्वनि पर मनुष्य जो है वो बेचैनी महसूस करने लगता है और 130-140 डेसिबल पर जो है वो सर में दर्द होना, है ना, बॉडी में पीड़ा होना, बॉडी के अन्य भाग में भी इफेक्ट पड़ता है। उद्योगों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग कर या ध्वनि ढक कर इसे कम किया जा सकता है। अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन, पटाखे और लाउड स्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, लाउड स्पीकर के लिए समय सीमा तय करके ताकि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है आदि के बारे में कठोर कानून बनाकर और उसे लागू कर ध्वनि प्रदूषण से अपनी रक्षा किया जा सकता है।